हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी ऑफ बायोलॉजी। और लास्ट वीडियो में हमने नेचुरल सिलेक्शन थियरी विच इज़ बाय डार्विन, चार्ल्स डार्विन हमने डिस्कस की थी। उसके बाद की जो नेक्स्ट जो इवोल्यूशनरी थियरी है वो है हमारे पास म्यूटेशनल थियरी विच इज़ प्रपोज्ड बाय द ह्यूगो डिवेरिस। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट थ्योरी वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ द क्रिटिसिज्म, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स जो कि नेचुरल सिलेक्शन थियरी के थे। हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे ताकि हम ये चीज़ देख पाए कि क्यों नेक्स्ट जो आपके पास थियरी है वो आई थी। तो सबसे पहले हम क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थियरी को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। तो criticism of natural selection theory। देखिए, हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन थियरी की अगर हम बात करें तो सिंपल टर्म्स में वो ये बोलती थी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में फेवर करने वाले हैं उनका हमेशा सिलेक्शन होगा और वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज इनहेरिट होने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ऐसी वेरिएशन जो कि किसी पोजेसर के लिए यूजफुल भी नहीं है, तो क्यों उन कैरेक्टर्स को भी पास ऑन किया जा रहा है या फिर वो इनहेरिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सेकेंड इज ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि टस्क ऑफ एलिफेंट, इसका एग्जाम्पल है टस्क ऑफ एलिफेंट, या दूसरा है हमारे पास एंटीलर्स ऑफ डियर। कुछ ऐसे ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जिनका किस तरीके से वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। द थर्ड पॉइंट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। आपको पता है कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ये नॉन फंक्शनल ऑर्गन होते हैं, यानी कि टाइम के साथ साथ इनका जो फंक्शन है वो डिसअपियर हो चुका है। तो अगर फंक्शन डिसअपियर हो रहा है तो क्यों वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसी के अलावा फोर्थ पॉइंट जो है वो है आपके पास अराइवल ऑफ फिटेस्ट, या फिर हमारे पास किस तरीके से डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन है, डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि क्रिटिसिज्म को बताते हैं नेचुरल सिलेक्शन थियरी के। इसीलिए रीज़न ये था क्योंकि चार्ल्स डार्विन ही वाज नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेरिटेबल कैरेक्टर्स, यानी कि किस तरीके से इनहेरिटेंस या फिर जो आपके पास जेनेटिक्स की प्रॉपर नॉलेज जो थी वो नहीं थी। चार्ल्स डार्विन वही है जिस टाइम पे मेंडल अपने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन बहुत फेमस थे, वो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बता रहे थे, लोग उनको बिलीव भी कर रहे थे। इसीलिए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ हेरिडिटी ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर दीज पॉइंट्स, बेसिकली बिकॉज नॉलेज नहीं थी जेनेटिक्स की, इसलिए वो पॉइंट्स को, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर द criticism point. Now next move on to the next theory which is Hugo de Veris mutational theory। हम इस theory को अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम इस theory की बात करें तो ये theory को बोलते हैं mutational theory, और mutational theory का concept Hugo de Veris ने दिया था। He was one of the independent rediscoverer of the Mendelism। ह्यूगो de Veris is a Dutch botanist। इसका जो लाइफ स्पेन है 1848 से 1935 तक रहने वाला है। रीडिस्कवर ऑफ मेंडलिज्म है, यानी कि मेंडल के वर्क को वापस से इन्होंने पब्लिश किया था। मेंडल के वर्क को वापस से उन्होंने हाईलाइट किया था कि किस तरीके से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को पास ऑन करने के लिए। उसको दोबारा से इन्होंने बेसिकली उसको एम्फसाइज किया था, उसको इम्पोर्टेंस दी थी।
इन्हीं की बात करें अगर हम ह्यूगो डिवेरिस की, तो इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट बताया था। अगर हम डार्विन के साथ कंपेयर करें तो डार्विन ने ये बताया था कि इवोल्यूशन प्रोसेस जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है और ग्रेजुअल होती है, यानी कि कोई भी वेरिएशन धीरे 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 वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यानी कि जो वेरिएशन है वो कॉन्टिन्यूटी में होती जाएगी और इसी तरीके से एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। ये बात बताई थी चार्ल्स डार्विन ने। बट ह्यूगो डिवेरिस ने ये बताया था कि जब भी किसी न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की वजह से नहीं होगा, बल्कि वो एक सडन अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर या सडन या डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन की वजह से होने वाला। देखते हैं इस पॉइंट को। देखिए यहाँ पे ह्यूगो डिवेरिस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। देखिए न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस वेरिएशन से नहीं बल्कि सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन से हो रहा है, यानी कि आउट ऑफ द सडन कुछ अचानक से हमारे जेनेटिक मटेरियल में कुछ इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, कुछ ऐसा वेरिएशन हो जाएगा जिसकी वजह से, या उसको जो टेक्निकल टर्म दी थी वो दी थी म्यूटेशन, इसलिए इसको म्यूटेशनल थ्योरी बोलते हैं कि म्यूटेशन होगा और इसकी वजह से एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर आप दोनों थ्योरी को डिफरेंशिएट करते हो तो डार्विन ने बोला था कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन से इवोल्यूशन होगा, ह्यूगो डिवेरिस ने बोला था डिसकॉन्टिन्यूअस जो आपके पास वेरिएशन आएंगे उसकी वजह से इवोल्यूशन प्रोसेस होगा। ह्यूगो डिवेरिस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया था ओनेथेरा लेमार्कियाना, जिसको इवनिंग प्राइमरोज प्लांट बोलते हैं। इस वाले पर्टिकुलर प्लांट पे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने ये समझा था कि किस तरीके से कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि अचानक से आ जाते हैं। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के बारे में बताया था। इस प्रोसेस को हम साल्टेशन बोलते हैं, यानी कि अचानक से नई स्पीशीज का बनना, क्योंकि एक बहुत बड़ा, एक ही स्टेप में एक बड़ा सा चेंज आ गया, एक बड़ा सा म्यूटेशन आ गया, तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सॉल्टेशन। नाउ बिकॉज this theory of mutation, it was put forward by the Hugo de Veris in 1901. So we have to discuss about the features of this theory. The first point is, इन्होंने simple language में बताया कि evolution एक jerky process है, यानी कि ये अगर कोई भी वेरिएशन या कोई भी नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका एक रॉ मटेरियल जो है, जो एक मेन कॉज है, वो है हमारे पास, दैट इज एक्चुअली द म्यूटेशन, राइट। तो हमारे पास म्यूटेशन प्रोसेस को यहाँ पे बड़ा एम्फसाइज करना है। इट इज अ जर्की प्रोसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और वी कैन से डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जिसको आप क्या बोल सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो इट इज अ म्यूटेशन, इसको आप म्यूटेशन भी बोल सकते हो। म्यूटेशन अपीयर्स ऑल ऑफ द सडन एंड बेसिकली ये उसी टाइम से एप्लीकेबल हो जाएगी, जैसे ही म्यूटेशन हुआ है वैसे ही इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। देन म्यूटेशंस आर जेनेटिक वेरिएशन, तो ऑब्वियसली अगर किसी भी डीएनए में चेंज हुआ है तो वो हमेशा इनहेरिटेबल रहेगा। यूजफुल म्यूटेशंस दे विल ऑलवेज बी सेलेक्टेड एंड द लीथल म्यूटेशन का मतलब होता है जिनकी वजह से, जो ऐसे रिसेसिव कैरेक्टर्स को लेके आते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, तो दैट इज अ लीथल म्यूटेशन, तो दे विल बी एलिमिनेटेड। इसीलिए बोलते हैं कि म्यूटेशन इज एक्चुअली द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि म्यूटेशन जो होता है, इवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में म्यूटेशन हो सकता है और उसी डायरेक्शन में फिर इवोल्यूशन प्रोसेस प्रोसीड होगा। देन उसके बाद हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज। किस तरीके से सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन से भी न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर बहुत सारी वेरिएशन जब एक्यूमुलेट हो जाएगी तो उसकी वजह से भी आपके पास न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन या स्पीशिएशन प्रोसेस हो सकती है। एक और चीज, किसी भी स्पीशीज के इंडिविजुअल में, सारे इंडिविजुअल में सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन इट इज पॉसिबल इन ऑल द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द दिस ह्यूगो डी वेरिस थ्योरी। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के वो पॉइंट्स जो कि फेवर करते हैं, म्यूटेशनल थ्योरी को फेवर करने वाले कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को जो कि हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे पास ऐसे पॉइंट
जो म्यूटेशन थ्योरी को फेवर करते हैं, यानी कि हमारे पास इवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकता है। इवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकता है, इट इज पॉसिबल इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि किस तरीके से सडन कैरेक्टर का अपीयरेंस हो जाता है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास हॉर्नलेस कैटल जो है, किस तरीके से हमारे पास हॉर्नलेस कैटल, इस कैटल का फॉर्मेशन हुआ है किससे? हॉर्न्ड कैटल से, हॉर्न्ड कैटल से। तो ये भी एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यानी कि एक सिंगल स्टेप म्यूटेशन की वजह से एक स्पीशीज से दूसरी वैरायटी स्पीशीज की जो है वो बन गई है। एक और एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें, एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से हेयरलेस एंड डबल टोड लेग का टोड कैट का फॉर्मेशन हुआ है हमारे पास ऐसे कैट से जिसके पास ऑलरेडी हेयर है, जिसकी बॉडी पे हेयर है और उसके पास डबल टो नहीं बल्कि सिंगल टो है। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, राइट। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास शॉर्ट लेग डियर का फॉर्मेशन भी हुआ है, जो कि एक न्यू स्पीशीज है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में डेलिशियस एप्पल जो है, या फिर नोवल ऑरेंज, या फिर रेड सनफ्लावर, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एकदम न्यू ट्रेट, न्यू वैरायटी इनकी ड्यू टू द म्यूटेशन यहाँ पे अराइज हुए हैं और एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि म्यूटेशनल थ्योरी को फेवर करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस थ्योरी विच इज म्यूटेशनल थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।